हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्जियन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग 1 जनवरी से जो करंट अफेयर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। आज 2 जनवरी है और आज हम 1 जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे जो करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पे हम भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज का थॉट। क्या लिखा हुआ है? एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। हर दिन एक नई शुरुआत है। टेक अ डीप ब्रीथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। मतलब ये कि आज जैसे नया साल अगर आया है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज हम कुछ अच्छा, हर एक दिन कुछ नया करने के लिए है और उससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो इसलिए जस्ट स्माइल और स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू कर देते हैं। जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ना हम फिर से शुरू कर देंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसको उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नमिता गोखले को। अब ये नमिता गोखले तो ठीक है, यहाँ पे इनको इंग्लिश के लिए मिला है। हिंदी के लिए किसको मिला है? तो हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, इनको किसके लिए मिला है? तो इनको मिला है हिंदी के लिए। ठीक है, इनको मिला है हिंदी के लिए। ओके, उसके बाद बासु। जो अब देखो, बासु नाम से समझ में आया कैसा, बंगाली, तो इसका मतलब इनको बांग्ला के लिए मिला है। ठीक है, बांग्ला के लिए मिला है। और ये जो अरुंधति सुब्रमण्यम है और अनामिका हैं, इनको लास्ट ईयर यानी 2020 में मिला था। ठीक है, लास्ट टाइम मतलब 2020 में मिला था। और अनामिका को किस चीज़ के लिए मिला था? हिंदी में मिला था। ठीक है, तो ये है अरुंधति सुब्रमण्यम, इनको मिला था इंग्लिश के लिए। और जो अनामिका हैं इनको मिला है हिंदी के लिए। और एक एम वीरप्पा मोइली हैं, इनको मिला था कन्नड़ लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, करंट हमेशा कोई भी पुरस्कार जो होता है वो 1 साल पीछे और करंट ईयर्स पूछा जाता है स्पेशली। तो हमें ये सब सारी चीज़ें देख के ही आगे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो किस देश से थे? तो वो थे साउथ अफ्रीका से। किससे थे? साउथ अफ्रीका से थे। ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक आप ये भी जान लीजिए, अपने यहाँ एक जो इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि हैं ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत, इन्होंने धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी का जो रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा विकेट लेने का विदिन 100 विकेट, सबसे जल्दी लेने का जो 100 विकेट का रिकॉर्ड था वो इन्होंने ऋषभ पंत ने तोड़ दिया है। उन्होंने केवल 36 लगभग मैचों में 100 विकेट्स अचीव किए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इंडियन के अब इस समय इंडियन विकेट कीपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझिए ध्यान से। यहाँ पर ये जो चीज़ें आई हुई थी, देखिए जो यहाँ पे बाकी चीज़ें आई हैं कि जैसे कि यूनाइटेड, जर्मनी, जापान, इटली, तो इससे रिलेटेड आप एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लो कि जैसे G7 समिट 2020 में हुआ था, वो हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 46th एडिशन था। क्लियर है? उसके बाद जो 2021 में यूके में हुआ, कहाँ पर? 47th। 2022 में कहाँ होगा? जर्मनी। 2022 में कहाँ होगा? जर्मनी, जहाँ के हिटलर शासक थे, नाजीवाद जहाँ पर था। ठीक है, तो ये जर्मनी, और ये बात ये भी जान लेना, जर्मनी ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीज़न था। ओके, जापान, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसके बाद ख़त्म हो गया जब नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिरे थे। तो 2023 में यहाँ पर G7 समिट होगा और 24 में इटली में होगा। ये भी आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, ये भी बातें आपको याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर का कहना है कि वह मौजूदा घरेलू सत्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। वो किस देश से हैं? तो वो है न्यूजीलैंड से।
जो रॉस टेलर बल्लेबाज है, उन्होंने कहा ये घरेलू सत्र खत्म होने के बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लूँगा। ठीक है, ओके, क्योंकि देखिए खेल से भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि वर्ल्ड गेम 2022 ये कहाँ पे होगा? बर्मिंघम, यूनाइटेड स्टेट्स। और 12th जो एडिशन होगा 2025 में वर्ल्ड गेम्स का, वो होगा चेंगडू, चाइना में। ठीक है, उसके बाद जो स्पोर्ट्स इवेंट जैसे कोपा अमेरिका, इसका ब्राज़ील में होगा, 2021 में हुआ था। और 2024 में जो कोपा अमेरिका होगा वो इक्वाडोर पे होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं दिसंबर 2021 से 3 महीने के लिए आरबीएल बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो वो है राजीव आहूजा। ठीक है, आरबीएल जो बैंक है, आरबीएल बैंक, उन्होंने 25 दिसंबर को 3 महीने के, अंतरिम का मतलब क्या होता है समझिएगा। अंतरिम मतलब होता है जो कुछ टाइम के लिए, मतलब टेम्परेरी जो पद बनाए जाते हैं उनको हम अंतरिम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 महीनों के लिए राजीव आहूजा जी इस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर का कौन सा अंक जारी किया, मतलब किस नंबर का जारी किया है रिपोर्ट? तो वो है 24 नंबर का। ठीक है, 24 नंबर का इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। 24 से और कौन कौन सी चीज़ें हम मैच करा सकते हैं? जो हम हमारे नेशनल फ्लैग में जो इस तरीके का व्हील बना होता है, इसमें भी टोटल 24 तीलियाँ होती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जिसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कंसिडर करना है कि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब एक्सट्रीमली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या समझिए, सबसे पहले वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो है 14, जबकि टॉप पर है इंडोनेशिया। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको आप सबसे इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 रैंक है, जबकि आइसलैंड टॉप पर है। तो इधर ये जितने भी चीज़ें दी हुई हैं राइट साइड पे ये टॉप का गिवन है, टॉप किसने किया है, और यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है इसके बारे में बताया गया है। जैसे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स उस पर 43 है, स्विट्ज़रलैंड टॉप पर है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 67 पर है, स्विट्ज़रलैंड टॉप है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखिए मैं जो टिक कर रहा हूँ इनको आप अच्छे से बिल्कुल दिमाग में रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से? ग्लोबल पीस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें कई साल से लगातार जापान और सिंगापुर ये टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। मीन्स टू से कि पावरफुल होने का मतलब जहाँ पर अगर किसी कंट्री का पासपोर्ट पावरफुल है, दैट मीन्स वो बिना किसी वीज़ा के काफ़ी ज़्यादा देश घूम सकते हैं। तो जिस भी देश का नागरिक बिना वीज़ा के ज़्यादा देशों को घूम सकता है तो उस देश का पासपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ पर जापान का पासपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 90 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस पर भी आपको याद रखना है, सोमालिया टॉप पर है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा भूखमरी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग भूखे हैं। और 101 रैंक जो है वो इंडिया की है। हालांकि मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि 101 रैंक है, लेकिन अब जो भी इनके क्राइटेरिया होते हैं जिस हिसाब से वो एनालाइज करते हो, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया की जो रैंक है वो 101 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है कि केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनको हम एजुकेशन मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने 1 जनवरी 2022 को
100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। अब आपसे इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, एजुकेशन मिनिस्टर कौन सा है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस अभियान की शुरुआत की? ठीक, तो 100 दिवसीय अभियान पढ़ाई अभियान की शुरुआत की, जिसका शीर्षक था पढ़े भारत। अगला है कि अब यहाँ पे कुछ इनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जहाँ से ये जीत कर आए हैं वो है एमपी, और राज्यसभा सांसद भी हैं। ठीक है, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इन्हीं के अंडर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। बात समझिएगा, मतलब जैसे कोई इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनने को होती है तो कोई नेता जाकर के, शीर्ष नेता जाकर के वहाँ पर उसकी आधारशिला रखता है। जैसे राम मंदिर के लिए आधारशिला सीएम योगी ने रखी थी, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि जो मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने वाला है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसको भी बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है, जिसमें जो भी जीतता है, जैसे इस बार कई लोग भी जीते हैं, तो वहाँ पर उनको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इसकी आधारशिला रखेंगे कौन? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए, रेलवे एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया। तो देखिए, इससे पहले एक यादव करके थे, ठीक है, अब वो नहीं है, उनकी जगह पर कौन आ गया है? विनय कुमार त्रिपाठी, जिनको रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं कि अश्विनी वैष्णवी, ये भी एक है। तो ये क्या है? इनके पास रेल मंत्रालय है, ठीक है, इनके पास रेल मंत्रालय है। संचार मंत्रालय का मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी यही है। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के अंडर पे आता है। ठीक, देखिए, ये रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णवी, ठीक है, लेकिन जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी। ओके, सो अब ये नया ये भी नियुक्ति आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक हैं अब हैं वीएस पठानिया को आईसीजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे फोर्स और उनसे रिलेटेड उनके हेड लिखे हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे नेवी के एडमिरल आर हरि कुमार, आर्मी में कौन से हैं? तो MM नरवाने, इन्हीं को बनाया गया है आर्मी में। और एयरफोर्स के कौन हैं? तो एयरफोर्स के चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी, ठीक है। CRPF के कौन है? DG कुलदीप सिंह। फिर सेंट्रल ब्यूरो CBI के कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके हेड जो हैं पर्टिकुलर फोर्स के, ये हेड यहाँ गिवन है, तो इसको आपको याद रख लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में भी याद कर सको। और ये इनकी राइजिंग डेज हैं, किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है कि इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वासुदेवन पठानी नरसिम्हन की 3 साल के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्ति मंजूरी दे दी है। मतलब ये पहले से भी थे कौन? वासुदेव पठानी। इनको 3 साल के लिए और इक्विटॉस बैंक का MD और CEO बना दिया गया है। इक्विटॉस बैंक एक बहुत ही स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जो बेंगलोर से आती है, और उसका टैगलाइन जो है कि बैंकिंग इज़ फन, ठीक है, मतलब इस तरीके की टैगलाइन है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। कह रहे हैं सबसे पुराने अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले
जी के पिल्लई नाम से मशहूर मलयालम अभिनेता जी केशव पिल्लई का निधन हो गया। तो ये आपसे कैसे पूछा जाएगा, समझिए। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में जी केशव पिल्लई या फिर जी के पिल्लई का निधन हुआ है, वो क्या थे? राजनेता थे, अभिनेता थे, ठीक है, या कुछ और? तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ये साउथ इंडियन एक्टर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीमा नियामक इरडा यानी IRDA ने कहा कि LIC, GIC एंड न्यू इंडिया को 2021-22 के लिए घरेलू प्रमाणीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में पहचाना जाना जारी है। मतलब IRDA क्या है? तो IRDA इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे ही जैसे RBI बैंक्स को रेगुलेट करती है। तो उसने कहा है कि ये 3 कंपनियां सबसे बड़ी मानी जाएंगी इंश्योरेंस सेक्टर में। ओके, इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडर कीजिएगा। क्रिकेट में अंडर-19 एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप पर कब्जा कर लिया है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? पूछा जाएगा अंडर-19 एशिया कप कौन जीता? भारत जीता है। भारत किसको हरा करके अंडर-19 एशिया कप को हासिल किया है? तो वो है श्रीलंका। इस बार अंडर-19 एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो दुबई में। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए प्रतिष्ठित राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए नामांकित किया गया। बात ध्यान समझिएगा, नामांकित किया गया है, अभी इन्हें मिला नहीं है, ठीक है। जब मिलेगा तो हम बिल्कुल इसके बारे में आपको बताएंगे। अगला है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर HR खान को बैंक के बोर्ड में गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक यानी अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया। किसने? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्टेप्स है जो भी इलेक्शन कमीशन का। अब इसमें क्या किया गया समझना कि चुनावी बॉन्ड 19वीं किस्त जारी करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित जो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। अब समझिए ये चुनावी बॉन्ड क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई पर्सन है, सपोज दैट ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन किसी आदमी को, किसी पार्टी को पैसे देना चाहता है, तो पहले वो 20,000 तक पैसे दे सकता था विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, वो आराम से दे सकता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप सिर्फ 2,000 रुपये दे सकते हैं। इसके आगे अगर आपको डोनेट करना है तो उस केस में आपको चुनावी बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। और ये बॉन्ड, ये ठीक वैसा ही जैसे हम लोग DD बनवाते हैं, ठीक है। लेकिन DD में क्या होता है, DD में नाम लिखा होता है, पर यहाँ पर उस बॉन्ड में किसी जो व्यक्ति दे रहा है उसका नाम वहाँ मेंशन नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है ये SBI ही एथोराइज़ की गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एथोराइज़ किया गया है कि वो चुनावी बॉन्ड को बेच सके। तो अगर किसी को भी कुछ डोनेट करना होगा पार्टी को तो पहले वो SBI जाएगा। अभी ये 10 जनवरी तक बिक्री के लिए खुला है, वो SBI जाएगा। जितने भी अमाउंट का वो चुनावी बॉन्ड यानी जितना वो डोनेट करना चाहता है पार्टी को, जिस भी पार्टी को, वहाँ पार्टी का भी नाम नहीं होगा। और फिर वहाँ पर वो चुनावी बॉन्ड खरीद लेगा और उस बॉन्ड को लेकर के जिस भी पार्टी को डोनेट करना चाहता है उसके जो भी उनके हायर कमांड है उनको दे देगा। और फिर वो उस चीज़ को वापस बैंक में ले जा कर के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैश में कन्वर्ट करने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 6 महीने तक के लिए। 6 महीने तक अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो वो अमाउंट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ बॉन्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके डोमिनेशंस क्या हैं? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। ये इनके डोमिनेशंस हैं। मतलब ये आप ऐसे कह सकते हो जैसे सिक्के जारी होते हैं, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। आपसे कोई कहे 7 का सिक्का दे दो तो नहीं होगा। तो ठीक वैसे अगर कोई 1,000 डोनेट करना चाहता है तो उसका बॉन्ड लेगा। सपोज दैट 10,000 डोनेट करना चाहता है तो उसका बॉन्ड लेगा। अगर सपोज दैट उसको 12,000 लेना है तो क्या करेगा?
10,000 प्लस 1,000 1,000 के 2 हो जाएंगे। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गई? ओके। तो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, केवाईसी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो अपना यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आरबीआई बैंक ने कहा है कि भारत का चालू खाता सितंबर तिमाही में 9.6 अरब डॉलर यानी जीडीपी के 1.3% घाटे में चला गया है। अब इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। ये इसको एक्सपोर्ट कर रहा है और इससे ये इंपोर्ट भी कर रहा है। तो जब हमारा एक्सपोर्ट, बात समझिएगा ध्यान से, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो जाता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो जाता है यानी हम ज़्यादा ले रहे हैं बट कम एक्सपोर्ट करें, तो वहाँ पर आ जाता है घाटा, लॉस, ठीक है। तो इस बार इस तिमाही में हम लोगों का जो लॉस था वो था जीडीपी का 1.3%। क्लियर है? ओके। आज यहाँ पे बिहार के कुछ फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले बिहार को इस्टेब्लिश किया गया था 22 मार्च को, जब बिहार दिवस मनाया जाता है। राजधानी पटना ही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। इसके सीएम है नीतीश कुमार। देखिए ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी चीज़ें? तो आपको याद रखना है सीएम कौन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि गवर्नर कौन है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फागू चौहान जो हैं वो बिहार के गवर्नर हैं। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें, और अगर हम सीट की बात करें तो 40 लोकसभा सीट है और 16 राज्यसभा सीट है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड और नेपाल के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? ओके। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल है, मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांधव नेशनल पार्क, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, या फिर ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, या फिर ये टेम्पल कहाँ पर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बिहार में है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ज़्यादा पूछा था, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो बिहार में, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं कल के करंट और स्टैटिक अफेयर्स में।